दोस्तों, हम रोजाना जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तब हम एक चीज़ के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचते कि यार इसे आखिर कैसे बनाया गया होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जो चीज़ें आप हमेशा इस्तेमाल करते हो वो कैसे बनाई जाती है ये जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखना दोस्त, क्योंकि ये काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। हम जब भी टेनिस खेलते हैं तब इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इस बॉल को आखिर कैसे बनाया जाता होगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, टेनिस बॉल की शुरुआत होती है रबर से, और रबर जो चप्पल बनाते वक्त एजेस से रह जाता है उसे ही रिसाइकल करके बॉल बनाते हैं। पहले तो रबर को एक रोलिंग मशीन में डालते हैं, बाद में उसमें एक केमिकल पाउडर मिलाई जाती है जिसकी मदद से रबर एक पतली शीट में बदल जाता है, जिसके बाद एक वर्कर रबर की शीट्स को एक शेप में काटने का काम करता है, जिन्हें बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। यह सब होने के बाद ये वर्कर उन छोटे रबर के टुकड़ों को बॉल शेप की मशीन में डालता है, जिसके बाद इस तरह की हाफ बॉल की शीट्स निकल कर आती है। बाद में उन शीट की एजेस को निकालते हैं और बॉल के दो हिस्से बनकर रेडी होते हैं। फिर बनाए गए हाफ बॉल को एक वर्कर ग्लू लगाने का काम करता है, वही दूसरी ओर दूसरा वर्कर इन्हें चिपकाता भी है, जिससे बॉल कुछ हद तक बनकर तैयार होते हैं। उसके बाद इन बॉल्स को सही प्रेशर से दबाकर एक हीटिंग मशीन में कुछ देर के लिए रखते हैं, जिसकी मदद से बॉल के दोनों हिस्से एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाए। आगे उन्हें दूसरे कंपार्टमेंट में लेके जाया जाता है, जहाँ कुछ वर्कर्स इस बॉल के ऊपर कपड़े की एक और परत चिपकाते हैं। और फिर एक बार उन्हें प्रेस करके हीटिंग मशीन में डालते हैं, जिसके बाद बॉल पूरी तरह से बनकर रेडी हो जाती है। वाटर टैंक का इस्तेमाल आजकल लगभग हर एक घर में किया जाता है, क्योंकि इसी की मदद से हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इन टैंक्स को आखिर बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले एक मशीन में प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को डाला जाता है, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनकर बाहर आते हैं। उन क्रिस्टल्स को फिर एक बार उस मशीन से निकालने के बाद ये क्रिस्टल पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद इस पाउडर को दूसरे मशीन में डालते हैं, जिसमें सफेद रंग की पाउडर भी मिलाई जाती है। और हाँ दोस्तों, ये मशीन टैंक के शेप की होती है, जिसमें बाइंडिंग पाउडर डालने के बाद इस मशीन को कई घंटों तक आग में गर्म किया जाता है। इसके साथ ही एक वर्कर साइड एजेस से भी टैंक को हीट करता रहता है। कुछ घंटों बाद इन टैंक्स को क्रेन से बाजू में दूसरे मशीन पे लिया जाता है, फिर पानी से ठंडा करते हैं और बाद में उसे बाहर निकालते हैं और उस टैंक की एजेस को हटाया जाता है। यह सब होने के बाद उस पर ढक्कन फिट करते हैं और पाइप के लिए होल बनाकर इस टैंक की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, शक्कर को कैसे बनाते हैं ये तो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। हमारे घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में शुगर भी शामिल होती है, और ये बात कई लोग जानते हैं कि शुगर को गन्ने से बनाया जाता है, लेकिन गन्ने का इस्तेमाल इसके बनाने में आखिर कैसे करते हैं ये आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। शुगर मेकिंग के लिए शुरुआत में एक मशीन खेत से गन्ने को अलग करने का काम करती है, जिन्हें कंटेनर में भर के फैक्ट्री में लाते हैं, जहाँ निकाले गए गन्नों को साफ किया जाता है। और ये सब हो जाने के बाद इन्हें दूसरे मशीन में बेचते हैं, जहां सूखे गन्ने को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह से जूस निकाला जाता है, जिसमें से कुछ सैंपल्स एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाता है, जिससे शुगर मात्रा चेक की जाती है। सब कुछ सही होने के बाद इस जूस को बड़े टैंक में स्टोर करते हैं, ताकि उसे अगले पड़ाव के लिए तैयार कर सके। बाद में जब इस जूस को टैंक से निकालते हैं तब उसे दूसरे मशीन में डाला जाता है, जहां मिल्क ऑफ लाइम को इसमें ऐड करते हैं। वो इसलिए ताकि इस जूस को और थोड़ा क्लियर किया जा सके।
ये सब होने के बाद इसे 101 डिग्री तक गर्म करके अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये जूस ब्राउन से बदलकर येलो में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अभी भी काफी गाढ़ा है। जिसका गाढ़ापन कम करने के लिए और उसमें से क्रिस्टल क्लियर जूस अलग करने के लिए उसे एक और मशीन में डालते हैं। यह सब होने के बाद इसे फिर एक बार गर्म किया जाता है और फिर ठंडा भी करते हैं। ठंडा करने के बाद इसे दूसरे मशीन में ट्रांसफर किया जाता है, जो क्रिस्टल बनाने का काम करती है। और शुगर को आगे भेजने से पहले फिर एक बार इसे चेक किया जाता है और ये टेस्ट में पास होने के बाद शुरुआत होती है इसके पैकेजिंग की, जिन्हें प्रति 1000 किलो की बड़ी गोनियों में भरा जाता है, जिन्हें वहां से उठाकर दूसरी पैकिंग मशीन तक भेजते हैं और वहां इस शुगर को बड़ी थैली से निकालकर प्रति 1 किलो की प्लास्टिक बैग्स में भरा जाता है। आजकल हर किसी के घर में सीजर तो होगी, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास ये चीज ना हो। खैर ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस कैंची को रोजाना इस्तेमाल करते हैं उसे बनाया कैसे गया होगा? जाहिर सी बात है, ये आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। इसकी शुरुआत होती है आयरन से। सबसे पहले एक वर्कर इस मिट्टी की मदद से हैंडमेड साँचा बनाता है जिसमें से सीजर बनाई जा सके। इसके लिए वो पहले तो बनाई हुई सीजर उसमें डालता है और ऊपर से उस पर मिट्टी डालकर इस साँचे को ढक देता है और बाद में उसे पैरों से दबाया जाता है। लेकिन ये सब करते वक्त ये वर्कर उस साँचे के ऊपर एक होल करता है जिसके अंदर बाद में पिघला हुआ मेटल डाला जा सके। खैर ये सब होने के बाद ये वर्कर अपना साँचा दूसरे वर्कर के पास देता है, जहाँ ये वर्कर सभी शेप को एक साथ जोड़ रहा है ताकि पिघला हुआ मेटल एक साथ सभी जगह पहुंच सके। आगे दूसरी जगह मेटल पिघलाने की प्रोसेस चल रही होती है और ये हो जाने के बाद कुछ वर्कर मशीन को पकड़ते हैं और सभी साँचों में मेटल भरने का काम करते हैं। मेटल ठंडा हो जाने के बाद उसे बाहर निकालते हैं और उसे इस वर्कर तक पहुंचाया जाता है, जहाँ ये वर्कर इन जुड़े हुए पीस को अलग करने का काम कर रहा है और आगे इन पार्ट्स में एक मशीन की मदद से होल किया जाता है ताकि इसे स्क्रू से अच्छी तरह टाइट किया जा सके। जिसके बाद कैंची बनाने का मेन प्रोसेस शुरू होता है और वो है इसे धार देना। 2 वर्कर्स इन सारे पीसेस को एक एक करके धार देते हैं, वही उनकी पॉलिशिंग भी हो जाती है। ये सारे काम हो जाने के बाद एक वर्कर इसे स्क्रू लगाकर अच्छे से फिट कर देता है, जिसके बाद कैंची काफी हद तक बन चुकी है। ये सब हो जाने के बाद सीजर को कलरिंग के लिए भेजते हैं, जिसका कलरिंग करने का तरीका काफी अलग है। पहले तो ये वर्कर कैंची को गर्म करता है, गर्म होने के बाद उसे ये कलर के बाउल में डुबाता है और फिर एक बार आग पर गर्म करता है और बाद में उसे ठंडा करते हैं और आखिर में एक वर्कर इन सीजर्स को ऑयल लगाकर प्लास्टिक में पैक कर रहा है, जिसे बाद में कंपनी में भेजा जा सके। अब बात करते हैं प्लाईवुड की, जिसे लगभग हर कोई अपने घर में इस्तेमाल करता है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि प्लाईवुड असल में बनते कैसे हैं। शुरुआत के लिए लकड़ियों को फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां प्लाईवुड बनाने की प्रोसेस शुरू की जा सके। यहाँ लाने के बाद एक कन्वेयर की मदद से एक एक करके सभी लकड़ी को इन 5 रोलर से गुजारा जाता है ताकि आगे जाकर इस लकड़ी की शेडिंग अच्छी तरह से और आसानी से करी जा सके। जिसके बाद लकड़ी को स्लैशर मशीन पर डालते हैं, जहाँ उन्हें प्रति 8, 6 और 5 फीट की लंबाई में काटा जा सके। यह हो जाने के बाद उन्हें अगले कन्वेयर बेल्ट पर डालकर हर एक साइज को अलग अलग किया जाता है। जिसके बाद एक लोडर इन्हें उठाकर तकरीबन 12 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगाकर रखता है, जिसके तुरंत बाद इन्हें और एक मशीन में डालते हैं, जहां इस लकड़ी को पतली शीट में कन्वर्ट किया जाता है और आगे इन्हें क्लिपर मशीन में डालते हैं, जहां पर इस शीट को फिर एक बार 4 फीट की लंबाई में कट करते हैं। अब यहाँ तक आ जाने के बाद प्लाईवुड बनाने का काम 50% तक पूरा हो चुका है। अब आगे इन शीट्स को ड्रायर मशीन में डाला जाता है, जहाँ उन्हें करीब 3.5 मिनट तक रखते हैं। शीट्स ड्राई हो जाने के बाद इन्हें एक स्कैनर से गुजारते हैं, जहां उनका मॉइस्चर चेक किया जा सके। इसके बाद इन शीट्स को ग्लू से होकर गुजरना पड़ता है, वो इसलिए ताकि आगे जाकर हर एक सिंगल शीट को एक दूसरे से चिपकाया जा सके। यहाँ भी वही हो रहा है, हर शीट को एक दूसरे पर रखकर इन्हें आगे प्रेसिंग मशीन में भेजते हैं, जिससे प्लाईवुड काफी हद तक बनकर तैयार हो जाता है। प्रेसिंग मशीन से बाहर आते ही एक कटर से इसे कट करते हैं और कलरिंग के लिए आगे भेजते हैं, जहाँ उसे पेंट किया जाता है और फिर कलर को सुखाकर इसे प्लास्टिक से रैप करते हैं और आखिर में कंटेनर पर रखकर इसे अलग अलग जगहों पर फर्नीचर के लिए भेजा जाता है।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सबसे अलग और खास लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी, तो इसे एक लाइक भी कर दे और हाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग ये नॉलेज ले पाए। और हो सके तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।